बिफोर टैक्स। अगर आफ्टर टैक्स में होगा तो ऐसा एक्सपेंडिचर कम होगा ना, डिडक्शन तो मिल जाएगी, तो ठीक है सर एक्सपेंस। आप ये समझिए कि आपका टैक्स 30% अलग है और 2% अलग है। ये टैक्स इन CSR इज नथिंग बट टैक्स, गवर्नमेंट को जा रहा है टैक्स की तरह। आप इसको इनकम एक्सपेंडिचर मत समझिए, लेकिन आपको डिडक्शन लेनी है तो दे दो, नीचे मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, आपको ऐसा कुछ नहीं सर। ये मानी नहीं, बहुत कोशिश करती है, इंस्टीट्यूट ने प्री बजट मेमोरेंडम भी दिया तब माना। यस सर, आफ्टर CSR होना चाहिए, CSR हमें बात समझ गया। कभी तो मैंने 30+2 का है, मैंने तो 30, आप कह रहे हैं कि 100 में से 30 निकाल के 70 का 2 कर। मैं समझ में आ रहा है सर किससे बातें कर रहे हो, या तो डिविडेंड में क्रॉस अप कर दिया अंदर 115 में लो, आप तो बातें कर रहे हो। अभी देखना थोड़ी देर में डिविडेंड में क्या किया, सोचो मत ऐसी चीजें। डिविडेंड में बेड़ा गलत कर दिया, I'll come to that, कि कितना गलत काम किया कभी नहीं। तब चलिए सर नेक्स्ट कहाँ था 37 हो गया। 40 AI ये अच्छा, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते थे तो अप्रैल टू फरवरी वाला मार्च में जमा कराना पड़ता था, मार्च का जमा 30 अप्रैल को कराना, नहीं तो दिसंबर। कम से कम सेम लाइन पे कर दिया दैट यू कैन डिपॉजिट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ, तो कुछ तो रिलैक्स हुआ कि भाई ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक पता लग जाएगा तो अब जमा करा देना इंटरेस्ट की लाइबिलिटी। तो ये 40 IA जैसा था वैसा। 40 IA जितने सालों से आया वो रोज कोई ना कोई झगड़ा हुआ है कि नहीं, हर रोज चेंज होता है। चलिए कुछ रिलीफ मिला, कहते थे इसको हटा, अब रिलीफ क्या मिला, 30% of the sum payable on which deductible at source will be disallowed, 30%। वैसे तो लॉजिक किया, लेकिन दो जगह लॉजिक। 30% का मतलब क्या हुआ, अगर इसके ऊपर टैक्स लगेगा तो कितना लगेगा, 30% के हिसाब से 9-10, और TDS में कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 9, लेकिन जो 1% और 2% वाले थे वहां और वो 30% आपको अगले साल मिल जाता, लेकिन वो कहते हैं कि अभी बिजली में 100 से 30 तो कर दिया, पहले तो 100 का डिसअलाउड होता था, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी, नाउ इट इज ऑन ऑल सम्स ऑन व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल है। मतलब अब तो सैलरी में भी अगर TDS नहीं कटा तो डिसअलाउड हो जाना। कोई भी ऐसी इनकम जिस पर TDS कटना है और आपने नहीं काटा तो दैट विल बी डिसअलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 30%। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सर सेक्शन 43(5) वो तो CTD वाला है, कमोडिटी डेरिवेटिव पर CTD पे करना है। 45 में ऐसा होता था जब आप किसी कोर्ट में ट्राइब्यूनल में जाते थे तो उसमें एक पॉइंट पूछा जाता है कि सर हमें इंटरिम रिलीफ दे दिया, इंटरिम कंपनसेशन, अभी फाइनल डिसीजन आ गया, इस इंटरिम कंपनसेशन को क्या, इज इट टैक्सेबल और इज इट नॉट? इंटरिम कंपनसेशन क्लियर in section 41, provided that if there is an interim compensation received by the order of any court, tribunal or authority, such compensation shall be taxable in the previous year if the final decision is given by the authority, tribunal or clarity हो। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे रोजाना झगड़ा होता था, सेल 1 बाई 1 या बाई 2, रोजाना झगड़ा होता है कि एक पेड़ मकान बेचकर क्या 2 ले सकते हैं, एक मकान बेचकर एक मोर देन 1 ले सकते हैं। कुछ जजमेंट थी यस, कुछ जजमेंट थी नो। मुझे यही प्रॉब्लम है, जब कॉन्ट्रेरी जजमेंट थी उन्होंने ठीक कर दी। जजमेंट थी पहले आनंद बसप्पा कर्नाटक हाई कोर्ट, डायरेक्ट जजमेंट नहीं थी, लेकिन वहां लिख दिया था सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर, ए वर्ड को देखना है। फिर जजमेंट आई आपके कोर्ट की, पवन आर्या 49 DTR पंजाब हरियाणा कोर्ट, सही एक के बदले एक। हाई कोर्ट की जजमेंट आई बॉम्बे की, उसमें भी लिख दिया एक के बदले एक। अभी जजमेंट आई है खूब चंद मखीजा कर्नाटक हाई कोर्ट की, फिर कह दिया एक के बदले मोर देन 1 ले सकते। बताइए क्या, 2 ले एक, क्लियर कर दिया।
ओनली वन रेजिडेंशियल हाउस। अब लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, एक ही करनी। फिर ये जजमेंट दी, दिल के जलंधर बेच के क्या आप लंदन में घर ले सकते हैं? और आपके यहाँ तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ बेचा और लंदन में खरीदना चाहते हैं। जजमेंट थी संजीवा पीशा प्रेमा पीशा 281 ITR मुंबई ट्राइब्यूनल की बहुत पुरानी। वेयर इज द रिस्ट्रिक्शन टू बाई हाउस इन फॉरेन कंट्री? वेयर इट इज रिटन नहीं हो सकता। फिर जजमेंट आई लीना जेशा 6 एंटोनियम अहमदाबाद ट्राइब्यूनल, जिसने कहा 54 तो ले सकते हैं, 54 F नहीं ले सकते। फिर जजमेंट आई विनय मिश्रा कर्नाटका सॉरी बेंगलोर ट्राइब्यूनल की, ये कहा रुकिए ये गलत है, दोनों में आप ले सकते हैं आउटसाइड 54 भी ले सकते हैं, 54 F भी ले सकते हैं। अब क्लियर है ओनली सर, क्लैरिटी तो मिली। मैं ये नहीं कहता झगड़े तो खत्म हुए, लिटिगेशन तो खत्म हुआ, आप किसी को ये नहीं कह सकते ले ले यार दे दे, क्योंकि आप तो क्लियर करते थे ना भैया इंडिया में ले, इंडिया से बाहर नहीं। ये 54 F 54। अब फिर एक और झगड़ा 54 इसी में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं कि 50 लाख? आरके जैन HUF की जजमेंट आई जयपुर ट्राइब्यूनल की, कहता है ये कौन सा लॉ हुआ? 30 सितंबर के बाद बेचो तो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, 30 सितंबर से पहले बेचो तो 50 लाख कर सकते हो। ये कौन सी इक्विटी है? लेकिन फिर अहमदाबाद ट्राइब्यूनल की जजमेंट आई, फिर बेंगलोर ट्राइब्यूनल की विवेक जीजाबाई की आई कि तो लॉ है, जो लिखा गया 2 साल में अगर 6 महीने का पीरियड पड़ता है तो आप 1 करोड़ कर सकते। फिर वही लड़ाई क्लियर कर दिया ओनली 50। सर क्लियर तो होगा, झगड़ा तो नहीं होगा, लिटिगेशन तो नहीं होगी, तो क्लैरिटी आ गई 54 EC में। क्लियर हुआ सर? अगला तो बहुत ही एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73(1) क्या होता था? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73(1) कहता था कि अगर आप कमोडिटी की डेरिवेटिव है तो वो बिजनेस इनकम, इंट्राडे है तो स्पेकुलेटिव इनकम। लेकिन अगर कंपनी शेयर्स की डिलीवरी भी ले रही है कंपनी, तो ये स्पेकुलेटिव मार्केट। ये कौन सा लॉ हुआ कि डेरिवेटिव में जहां डिलीवरी नहीं है वो बिजनेस इनकम, इंट्राडे में डिलीवरी नहीं है वो मान लिया स्पेकुलेटिव। लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हैं, बाई एंड सेल ऑफ शेयर कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के केस में लिख दिया इट विल बी स्पेकुलेटिव, और ये कई सालों से चल रहा है। हर साल लिखा जाता था, स्टॉक ब्रोकर हर साल कहते थे इसको खत्म करो। पहली बार लिख दिया, if the company's principal business is buying and selling of share, then it will not be treated as speculative. क्लैरिटी आ गई ना सर? स्टॉक ब्रोकर खुश हो गए ना कि देखो हमें अननेसेसरी परेशान हो, हम बिजनेस कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिलीवरी ले रहे हैं, और फिर कहते हो स्पेकुलेटिव। अब क्लियर कि ये स्पेकुलेटिव नहीं, दिस इज 73। 80C सबको पता है 1 लाख का 1.5 लाख हुआ, लेकिन 80CCD में लिमिट 1 लाख, उसमें अब 1 लाख डाल दिया है। 80CCE में तीनों को मिलाकर डेली, लेकिन CCD में एक डाल दिया कि नॉट मोर देन 1 लाख, वो जो पेंशन ट्रस्ट है। नेक्स्ट ये पावर सेक्टर सनसेट हो रहा था 3 साल बाद। नेक्स्ट बहुत ही अच्छी उनके लिए जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, और जलंधर में काफी एक्सपोर्ट होता है, और आपको पता है ट्रांसफर प्राइसिंग में कितने लिटिगेशन है। आप TPO तो आपकी बात कभी मानते हैं, जो मर्जी कर लो, उसने कहना नहीं कि आपने तो बेईमानी करी है TPO। इसकी वजह से सेफ हार्बर रूल्स लाए थे, खबर आपको पता है। लेकिन सेफ हार्बर रूल में इन्होंने मार्जिन इतना ज्यादा कर दिया, सॉफ्टवेयर में 22%, 20%, KPO में 25%, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो में 12.5%, बाकी तो बताइए। तो जेटली जी ने कहा है सेफ हार्बर रूल को हम रिव्यू करें, वो एक्ट नहीं था,
वो तो रूल्स हैं, उसको दोबारा देखा जाएगा। एक सेक्शन डाला था 92CC एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट APA, 400 एप्लीकेशन आ चुकी है, उसमें कई हो गई। किसके लिए? APA के एडवांस प्राइसिंग, कि आप अपना नेगोशिएट करके अथॉरिटी के साथ बैठकर डिसाइड कर लीजिए, और वो मान जाए तो जो मार्जिन वो माने उसको मानेंगे, और रूल बना दिया अगले 5 साल वही लगे। आपका केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वंस यू हैव एंटर्ड इनटू एन APA देन फॉर 5 years इट विल बी वैलिड। लोग कहते हैं सर पिछले लिटिगेशन का क्या, आगे तो वैलिड हो गया, व्हाट अबाउट द पास्ट ईयर? 92CC में डाल दिया रोल बैक, पिछले 4 साल के भी केसेस इसी APA के हिसाब से मान लिए गए। सर फायदा हुआ कि लिटिगेशन पिछले 4 साल के कम हुए कि नहीं हुए? क्योंकि APA हो गया तो हमारे दिमाग में ये तो आ गया, ठीक है यार ये जेन्युइन है, 4 साल तक जो टैक्स बनता है। लेकिन अगले सालों का तो आपने बेनिफिट दे दिया था, पिछले में क्या करते? क्लैरिटी आ, और एक और अथॉरिटी बनाती तो APA। तो ये अच्छा पॉइंट है 92CC, लेकिन एक बुरा पॉइंट है, मैं BBC PBT नहीं देता तो टाइम नहीं है। सबसे बुरा पॉइंट है और वो है 115O और 115R। इनको किसने समझाया है मेरे समझ में, दिमाग लगाया है किसने? इन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। जब आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो, नॉन रेजिडेंट, उस वक्त कई बार जो विदहोल्डिंग टैक्स है आप अपनी जेब से जमा कराते कि नहीं करते? अगर विदहोल्डिंग टैक्स है तो नॉन रेजिडेंट आप अपनी जेब से जमा कराते। जब अपनी जेब से जमा कराते हो तो क्रॉसिंग अप करते हो कि नहीं? क्रॉसिंग अप करना पड़ता है। सिमिलरली अगर टैक्स फ्री सैलरी मिले तो जो टैक्स उन्होंने पे किया है वो क्रॉसिंग अप होता है कि नहीं? यही मुसीबत है। जब डिविडेंड पे करते हो तो कंपनी उसके ऊपर टैक्स दे रही है, तो वो कंपनी का टैक्स भी क्रॉसिंग अप सर है तो जाती 3.24% टैक्स बढ़ जाएगा इनडायरेक्टली। इसका मतलब हमें डिविडेंड मिलना कम है तो, लेकिन पता नहीं किसने समझाया कि क्रॉसिंग अप वाला कि भाई हम तो कहते थे कंपनी हमारे ब्याह पे देती, हमने कभी नहीं कहा। वो कहते कंपनी आपके ब्याह पे देती, ये तो कंपनी की ड्यूटी है। तब कंपनी की ड्यूटी है तो बेटा ठीक है, अगर हमारे ब्याह पे देती है तो आप पर्पस मांगिए। पॉइंट तब कॉन्सेप्ट को बदल रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। बट कह दिया तो उन्होंने 1 अक्टूबर 2014 से ये लग हम कहते। अब अगला सेक्शन जो आपका कितना नुकसान पहुंचाने वाला है वो उन्होंने देखा भी नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन 142 क्या E। मैंने जान के 133 ये छोड़ा है, और वो इसलिए छोड़ा है कि 201 के साथ और 153C संजय जी बैठे वो देखा। सर आपकी कोशिश करेंगे ना क्या हुआ? तो आते ही रहते हैं, ये कोई नई चीज थोड़ी है। चलिए सर जरा ध्यान से सुन। अरे बाकी तो नहीं दे रहे, तो मेरा तो किसी और का भी आ रहा हूँ टेलीफोन छोड़ना नहीं चाहिए वहां पर। और आजकल तो पता नहीं व्हाट्सएप कैसे कैसे आते हैं, मुसीबत कर दी व्हाट्सएप। हाँ कहता है कि पंजाब में तो बुलेट ट्रेन वैसी चलती है, ड्राइवर को एक बोतल पिला दो अपने आप ही बुलेट ट्रेन हो जाएगी। वो बहुत अलग है। अब एक और आ गया है व्हाट्सएप कि क्या है, ड्राइवर को एक बोतल पिला दो, ट्रेन तो अपने आप बुलेट ट्रेन स्पीड से चलेगी, उसकी जरूरत ही नहीं है। सुनिए सर, संजय जी ये नोट कर लेना, आपको लेना अरे सब क्या ऐसे मत कहना। वो डायरेक्ट टैक्स कमेटी का चेयरमैन 2 साल रहा है, उसको पता है क्या करना है। कभी सर 132 है, सुनिए जरा 142A। पहले क्या था, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर होता था 68, 69, 69, 69, 69A, 69B कि वो रेफरेंस कर, और उसमें हमें हमेशा प्ली लेते थे। अगर वो रेफरेंस भेज देता था तब कहते लड़ते थे, सर सारी चीजें मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, रिकॉर्डेड है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट इसे रिजेक्ट ही नहीं किए, ये कैसे कर सकता है? He should have rejected my books of account, then only you can go and go for reference.
142A पूरा बदल दिया, पूरा सेक्शन ही बदल दिया। For the purpose of making assessment or reassessment, the AO can refer the valuation, including of the market value, to the DVU. अब तो किसी भी के लिए AO रेफरेंस, आपने बिल्डिंग बनाई घर की, किताबों में है या नहीं, उससे कह रहा है मैं तो मानता नहीं ये DVO के पास है, ज्वेलरी DVO के पास है, ये तो मिसयूज होगा। और फिर लिख दिया there will be no need to reject the books रेफरेंस करते हुए बुक्स अकाउंट रिजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं। पहले तब कहते थे सर बुक्स अकाउंट रिजेक्ट नहीं। तीसरा लिख दिया आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको आना पड़ेगा, और आप नहीं आए तो एक्स पार्टी वैल्यूएशन। चौथा लिख दिया कि जब रेफरेंस करेंगे विद इन 6 मंथ इसकी वैल्यूएशन होकर रिपोर्ट उसको वैल्यूएशन ऑफिसर आपको। और पांचवा लिख दिया कि जितना पीरियड वैल्यूएशन ऑफिसर देगा वो असेसमेंट के लिए एक्सटेंड होगा। तो हर तरफ से आप जकड़े गए, वो तो डराता ही रहेगा मैं DVO के पास भेज दो, मैं DVO के पास भेज रहा हूं, मैं DVO के पास। सर ये 142A बड़ा खतरनाक है, लॉ बदलकर, पर ये हम कह नहीं सकते। वो कहेंगे आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों डर रहे हो, हम तो एक ही बात कह सकते हैं हैरेसमेंट हो, लेकिन जेन्युइन केस में वो कहता अगर आपका वैल्यूएशन ठीक है तो फिर क्यों करता। ये मंत्री जी को नहीं पता होगा कि नीचे वाले ये 142 है थोड़ा गलत सेक्शन आया। एक और सेक्शन लाइफ इंश्योरेंस से जो पैसा आता है किसी ने आज तक उसमें इनकम नहीं दिखाया, चाहे वो टैक्सेबल भी था, जो करके कहते थे लाइफ इंश्योरेंस आया जब और अब ये भी नहीं पूछता। अब क्या लाभ बन गया 194 डाला कि द लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट इज रिसीव, अगर लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट कर रहा है और वो टैक्सेबल है बिकॉज दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर 1010T, मतलब की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा आया या एक पॉलिसी है जिसका पेमेंट वन टाइम पेमेंट करा था या मोर देन 20% या 10% है, वो टैक्सेबल है। तो इस केस में 2% TDS करेगा, 2% में कोई नहीं डर रहा, वो 98% दिखाना पड़ेगा। हमने तो आज तक दिखाया ही, कहां दिखाया किसी ने, लेकिन जो पता लगेगा लाइफ इंश्योरेंस ने इतने इतने TDS काटे हैं, उसी को नोटिस आ जाएगा, दिखाओ कहां पर ये इनकम दिखा। मेरे को बता दो कोई लाइफ इंश्योरेंस की इनकम दिखाता है, चेक आया खा पी के मौज कर दी, लेकिन अब फंसेंगे 194 में पकड़ लिया आपको किसी न किसी तरीके से। सब दिमाग की बात। एक और लास्ट, अभी तक AIR था, क्या था, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न 285BA, और उसमें लिखा था कि नोटिफाई करें और 7 आइटम नोटिफाई करें। आपको पता है 10 लाख 2 लाख 5 लाख 30 लाख ये सब पता है नोटिफाई। अब इसका नाम बदल दिया, इसका नाम कर दिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्टेबल अकाउंट। वर्डिंग सुनना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्टेबल अकाउंट, मतलब ट्रांजेक्शन की हर चीज की रिपोर्ट मांग रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट से। और देखना कितने नोटिफिकेशन में आकर कितने लोगों को कहेंगे ये चीज परचेज से इसकी रिपोर्ट करो, ये ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट करो, सेंटर सब लोग कहेंगे इसकी रिपोर्ट करो, रिपोर्टेड। सर बहुत इंफॉर्मेशन पहले ही जा रही है और बहुत इंफॉर्मेशन इस 285BA का नया जो सेक्शन आया उस पर जा रही है। अभी तो वेट करिए, नोटिफिकेशन जब आएगा तब पता लगेगा कितना इसका स्कोप एक्सटेंड है। लास्ट बोलूंगा, बाकी समझिए। इसी के साथ 271FAA हम क्या करते थे, पैसा बैंक में 15 लाख जमा हुआ, 1000 कुछ भी हुआ, बैंक मैनेजर को मैनेज कर देते थे, यार इसकी रिपोर्ट मत करेगा, इसको फिगर को आगे मत भेजना, वो नहीं भेजता था, मैनेज हो जाता। कहीं और भी जगह मैनेज कर देते थे, प्लीज डोंट सेंड एनी रिपोर्ट ऑन दिस, बाकी रिपोर्ट भेज दो, हमारा वाला मिस कर दो, कहता मिस हो। अब उस पर लिख दिया कि अगर कोई मिस हुआ है और आपकी नॉलेज में है और आपने करेक्टेड स्टेटमेंट नहीं डाली और आपने इंटेंशनली किया है तो 50,000 रुपये फाइन। इस नॉट 50,000 रुपये, उस आदमी की नौकरी का खतरा, उससे एक्शन लिया जाएगा। तुमने ये क्यों नहीं
किया। हमारी गेटिंग में पॉइंट, अब वो सेटिंग करना मुश्किल होता है। आई एम टेलिंग यू, सेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ये चीजें ऊपर भी मंत्री भी नहीं होते, ये तो नीचे वाले सोचते रहते हैं सर्वेलेंस की वजह से ये करते हैं। एक और प्रिंसिपल डाल दिया बस लास्ट 276D। सर 276D प्रोसेस में लिखा था that if you do not produce, आपको एक 142(1) का नोटिस आया to produce books, आप बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं करते। आपको 142A का नोटिस आया to get accounts audited, आप बिल्कुल ही ऑडिट नहीं करा, तो आपको पहले प्रोसिक्यूशन था 1 ईयर और फाइन और था 4 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 10 रुपीज पर डे, और फॉर ईच डे ऑफ फेलियर और तो 95% केसेस में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होता था, सिर्फ फाइन। अब क्या है, इफ यू फेल टू डू सो यू विल बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ 1 ईयर एंड फाइन एंड और हट गया, तो इसका मतलब प्रोसिक्यूशन कंपल्सरी हो जाए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो काफी इरिटेटिंग है, और भी छोटे मोटे पॉइंट होंगे जो मैंने मिस किया होगा, संजय अग्रवाल जी ने भी बोलना है वो बोलेंगे, पर आपकी कुछ क्वेरी होगी तो वो भी लेकर हम जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द रिटर्न 30 लाख से कम है तो वो वैलिडिटी नहीं। तो जब सेक्शन कह रहा है तो आप लोग कह रहे हैं कि उसमें लिखता है वो अंग्रेजी पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड। और सर सेक्शन 42 मेन सेक्शन है, आपने पढ़ा उसमें क्या लिखा है, if a return of this wealth is filed for a amount less than 30 lakh, it will be an invalid return. तो आप कैसे समझे? अरे वो मुझे पता है, जो आपने मेरे से कहा था सेक्शन पर जाइए, वहां पर लिखा है कि those who are individual actually have not covered an audit will be required to file return under required only when it is under the law. Under the law required ही है तो कैसे करेंगे? रिक्वायर्ड करवा दो ना, रिक्वायर्ड करवा दो, कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड करवा दो इसको। नहीं वो ये कह रहे हैं सर इंतजार करना, सब कुछ होगा। ये कह रहे हैं अपनी वैल्यू बढ़ेगी, पहले खुद फंसेंगे, ये वेंडर्स रिटर्न भरता रहे अपनी, आप भी तो कवर नहीं है, दूसरों की बातें मत करो, पहले अपने को देखो। यहाँ पर 80% लोग वेंट टैक्स में कवर्ड है, लेकिन कोई रिटर्न इंक्लूडिंग भी नहीं भरता, तो दूसरों को क्या? तो डोंट टेल मी दैट। Thank you very much. Friends, indeed, CA Girish Ahuja presented an impartial view, I must say. I must say that this budget is a good budget, not because that our finance minister is the advocate Arun Jaitley ji, but it's good because he is a student of such a dynamic personality, CA Girish Ahuja ji. In the meanwhile, I welcome the presence of Vice Chairman of Ludhiana branch, Pandey RC, CA Rohit ji. I welcome you, sir. अभी इसके बाद अहुजा जी ने लुधियाना जाना है, उसके बाद चंडीगढ़ है, रात का सेमिनार अमृतसर था, तो वो हिसाब है कि डिनर कहीं पे, चाय कहीं पे और लंच कहीं पे हो जाएगा। एंड so a big round of applause once again for CA Girish Ahuja for such a dynamic presentation on budget 2014. Now I request our worthy member of Central Council, CA Sanjay Agarwal ji, who is also the chairman of WTO committee, to present before us his presentation on impact on budget